दोस्तों, सैलरीड पर्सन अपने खर्चों के लिए सैलरी पे डिपेंड होता है और सैलरी कब तक है? जब तक नौकरी है। नौकरी के बाद फिर खर्चे कैसे चलेंगे? इसी सवाल का जवाब है एनपीएस, एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट यानी नेशनल पेंशन स्कीम। एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान जो रिटायरमेंट के बाद भी देता रहता है इनकम, और वो भी टैक्स बेनिफिट के साथ। आज का वीडियो आपको एनपीएस के लिए जो भी कंफ्यूजन है, उसे लेकर जो भी सवाल है, उसे दूर करने में ज़रूर मदद करेगा। वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहे और एनपीएस को अच्छे से समझकर उसके सारे बेनिफिट उठाएं। सबसे पहले क्या है एनपीएस? एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके नाम में ही पेंशन है, यानी प्योर रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। इसमें दो प्लान मिल जाते हैं। एक है टीयर 1 प्लान जो है पेंशन प्लान, तो दो टीयर 2 प्लान जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह ही काम करता है। प्लान समझने से पहले एनपीएस के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो जानना काफी जरूरी है। एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है? पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए, स्टॉक मार्केट के लिए सेबी, बैंकिंग के लिए आरबीआई, वैसे ही पेंशन सिस्टम पीएफआरडीए के देखरेख में काम करती है। टीयर 1 हो या 2, दोनों में अपना पैसा डेट या इक्विटी इनमें इन्वेस्ट होता है। डेट यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनमें, तो इक्विटी यानी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर हम एनपीएस टीयर 1 यानी जो पेंशन प्लान है उसमें निवेश करते हैं तो उसमें रिटायरमेंट पे बेनिफिट होते हैं। एक तो हम कुछ पैसा लमसम में निकाल सकते हैं, तो कुछ एन्युटी के रूप में मंथली पेंशन करके निकाल सकते हैं जब तक आप जीवित है तब तक। अभी बात करते हैं एनपीएस से मिलने वाले फायदों की। पहला तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर बाकी के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ इसकी तुलना करें तो जैसे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एफडी की बात करें तो वहाँ 7 से 8% तक के रिटर्न मिलते हैं, लेकिन एनपीएस में उससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। और वो निर्भर है आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ हमें इक्विटी कंपोनेंट मिल जाता है। दूसरा फायदा, ये रिटर्न्स टैक्स फ्री होते हैं। जितने भी आपके रिटर्न्स बनते हैं, फिर वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो या इक्विटी से जो रिटर्न्स बनते हैं वो हो, उन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट चालू है तभी भी, और रिटायरमेंट के समय अगर आप जमा राशि निकालते हो तभी भी कोई टैक्स नहीं देना है। और तीसरा बड़ा फायदा, इसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिल जाता है। 1.5 लाख तक सेक्शन 80C के अंदर टैक्स रिबेट मिलती है। इसके अलावा भी ये 1.5 लाख के ऊपर 50,000 का एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, सिर्फ एनपीएस में निवेश करने के लिए। मतलब कुल मिलाकर केवल एनपीएस में निवेश करके आपको पूरा 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में आपके लिए कुछ राशि डालता है तो वहां पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयर आपके सैलरी का 10% तक एनपीएस में डिपॉजिट कर सकता है, जिसमें 1.5 या 2 लाख की तरह कोई भी लिमिट नहीं है। अगर केवल टैक्स बेनिफिट्स ही देखें तो एनपीएस एक आकर्षक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जिसमें हमें इक्विटी में निवेश करने का चांस भी मिलता है, और इसे म्यूचुअल फंड से भी बेहतर बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ टैक्स बेनिफिट भी है। अभी आपके मन में सवाल हो सकता है, म्यूचुअल फंड में तो फंड मैनेजर होता है, तो एनपीएस में हमारा पैसा मैनेज कैसे होता है? ये पैसा पेंशन फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, बिरला सन लाइफ, ये फंड मैनेजर है जो हमारे लिए हमारा पैसा शेयर मार्केट या फिर बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। आप ये भी जानना चाहोगे हमारा पैसा किस तरह निवेश होता है। जैसे पहले बताया वैसे एक तो इक्विटी में और दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। अभी इसमें जो रेशो है वो एक तो हम डिसाइड कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव चॉइस, या फिर ऑटो चॉइस का भी ऑप्शन हमारे पास है। तो एक्टिव चॉइस के अंदर हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो, कितना कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में हो। यहाँ पे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, तो इक्विटी यानी शेयर मार्केट या इक्विटी में हम मैक्सिमम 75% तक निवेश कर सकते हैं, तो बाकी बॉन्ड्स में यानी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। ये हुआ एक्टिव चॉइस, जहां आप अपने अनुसार रिस्क लेके इक्विटी में 75% तक एक्सपोजर ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ऑटो चॉइस, जहां पे एज अनुसार फंड मैनेजर इक्विटी या बॉन्ड्स में निवेश का सजेशन देते हैं। और महत्वपूर्ण बात, हम अपना एक्टिव या ऑटो चॉइस का प्रेफरेंस साल में 2 बार, तो फंड मैनेजर साल में 1 बार चेंज कर सकते हैं, और एसेट अलोकेशन भी साल में 2 बार कर सकते हैं। अभी एनपीएस अकाउंट खोले कैसे? एनपीएस अकाउंट 2 तरीके से खोला जा सकता है।
एक ऑफलाइन तरीका तो दूसरा ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रोसेस जो काफ़ी सुलभ है, उसके लिए आपको आपका मोबाइल और आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। उसी के साथ अपने सिग्नेचर की एक इमेज और नेट बैंकिंग भी होना चाहिए। अभी आप www.enps.nsdl.com ये वेबसाइट पे जाके अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं, जहां हमें 500 रुपये से निवेश की शुरुआत करनी है और हर साल कम से कम 500 रुपये का निवेश भी करना है। अभी अकाउंट ओपन होने के बाद आप अपने कैपेसिटी और गोल के अनुसार मंथली इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं। अभी जब आपकी रिटायरमेंट आ जाए तभी आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो 70 साल तक इन्वेस्टमेंट शुरू रखें, दूसरा जो भी राशि रिटायरमेंट एज पे जमा है उसे 70 की उम्र तक वैसे ही रखें, यानी डिफरमेंट ऑफ विड्रॉवल ये कर सकते हैं, और तीसरा अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम हमारे जमा राशि के ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक की ही राशि निकाल सकते हैं, तो बाकी 40% इन्वेस्टेड रहती है, जिससे आपको आप जीवित है तब तक पेंशन स्वरूप में इनकम मिलती रहती है। अभी आपके मन में और एक सवाल हो सकता है कि ये पूरे टर्म के दौरान ही मुझे पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों ये भी मुमकिन है, लेकिन वो केवल डिपेंडेंट की क्रिटिकल इलनेस या चाइल्ड एजुकेशन ऐसे पर्पस के लिए ही हम निकाल सकते हैं, और वो भी ओन कंट्रीब्यूशन के केवल 25% तक ही। ये सब हुआ टीयर 1 प्लान के बारे में। अगर टीयर 2 प्लान देखें तो वो एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहां इन्वेस्टमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं है, यानी इसे एक म्यूचुअल फंड की तरह ही देखा जा सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि टीयर 2 तभी खुलता है जब भी टीयर 1 अकाउंट पहले से हो। अभी दोस्तों हमने एनपीएस के सभी फीचर्स कवर किए हैं, जो आपको टैक्स बचाने में और इन्वेस्टमेंट ये दोनों में मदद करेगा। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नया अपलोड होने वाले वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। दोस्तों, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो पसंद करते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।